नेतानगरी is brought to you by My Store Hub, हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सिटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। अब बढ़ते हैं नेतानगरी के तीसरे विषय की तरफ जो जुड़ा है हैदराबाद नगर पालिका का चुनाव। यार तुम बड़ा जोर दे के बार बार नगर पालिका कह रहे तो हो। नगर पालिका का ही महानगर पालिका ये अच्छा 24 विधानसभा 5 लोकसभा आती हैं। एक ठीक है। एक इससे याद आ गया, हम एमपी में जहाँ से हम आते हैं वहाँ पे जितना भी बड़ा शहर हो उसे नगर ही कहते हैं। जैसे इंदौर है तो इंदौर नगर पालिका निगम है, लेकिन महाराष्ट्र में अगर आप जाते हैं तो अभी खैर हैदराबाद जाना है, लेकिन वहाँ पे अगर वो टियर 2 टियर 3 भी है तो वहाँ पे नागपुर महानगर पालिका। अच्छा तो वहाँ पे क्या है, मतलब ऐसा प्राइड का हमारे मामला उत्तर प्रदेश में जो बड़े हैं उनके लिए निगम शब्द इस्तेमाल होता है। हाँ। कानपुर नगर निगम, लखनऊ नगर निगम, और लखनऊ नगर निगम का तो अभी उन्होंने बॉन्ड भी रिलीज किए जिसके लिए योगी आदित्यनाथ मुंबई गए थे और खूब बयानबाजी और उनकी और उद्धव के बीच की फिल्म सिटी को लेकर उन सबको लेकर हुई थी। पर फिलहाल बात करते हैं ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव के नतीजों की, और इस पर बातचीत के लिए जैसा हमने पहले कहा आपसे टीएस सुधीर हमारे साथ मौजूद रहेंगे। अभी तक की जो स्थिति है, जब हम ये शुक्रवार की शाम को नेतानगरी रिकॉर्ड कर रहे हैं तब बीजेपी थोड़ा सा पीछे हो गई है। ओवैसी की जो पार्टी है AIMIM वो दूसरे नंबर पर आ गई है, लेकिन गेन के हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी ने एग्रेसिव पॉलिटिक्स और अपने बड़े चेहरे उतार के बहुत गेन किया है। इकाई से न सिर्फ दहाई में पहुंचे बल्कि शुरुआती रुझानों में तो सबसे आगे दिख रहे थे, और टीआरएस को संख्या बल के लिहाज से भी और भविष्य की पॉलिटिक्स के लिहाज से भी बड़ा डेंट लगा है। आइए बात करते हैं टीएस सुधीर से। टीएस सुधीर साहब, पहला सवाल मेरा यह है कि एक म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन नेशनल इंटरेस्ट बन गया है क्योंकि बीजेपी ने अपने सारे बिग गन्स को वहां पर डिप्लॉय किया। मामला सिर्फ हैदराबाद का है या कुछ सेक्शन में कहा जा रहा है कि ओवैसी को चैलेंज करने का है ताकि वो टैग हट जाए कि ये बीजेपी की बी टीम है और बंगाल में फायदा मिले, या ये बीजेपी के मिशन तेलंगाना का एक अहम हिस्सा है ताकि वो अपने आप को टीआरएस के मुकाबले एक क्रेडिबल ऑप्शन के तौर पर पेश कर सकें? ओके, आपके जो 3 ऑप्शंस जो आपने बताया सौरभ जी, उसमें से मैं सी को टिक करता हूं। ये उनके दक्षिण भारत का एक मेजर एजेंडा है। जैसा कि आपको मालूम है, कर्नाटक वाज नोन एज द गेटवे टू साउथ इंडिया। अब ये दूसरे रूट को बनाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी मानती है कि तेलंगाना एक तरह से लो हैंगिंग फ्रूट है, उनका मानना है। और स्पेशली जब ये नवंबर के महीने में दुबाका का जो बाई इलेक्शन वे जीते, काफी कम मार्जिन से, सिर्फ 1000 वोटों से जीते, तो उससे एक तरह से भाजपा के काडर को काफी ऊर्जा मिली, काफी एनर्जी मिली। तो उनका कहना था कि सेम मोमेंटम वे इस जीएचएमसी इलेक्शन में भी ले जा सकते हैं। उनका मानना यह भी है कि चूंकि टीआरएस की पार्टी की जो छवि है वो ये है कि एक तरह से परिवारवाद को ज्यादा एनकरेज करती है, एक परिवार का रोल है, तो उसको चैलेंज किया जा सकता है। दूसरी बात, आपने ओवैसी की बात की। असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की जो पूरी जो रणनीति है उसका एक अहम अंग है, उनकी एक अहम भूमिका है। वो इसलिए क्योंकि जब भी वे ओवैसी को अटैक करते हैं तो वो हिंदू मुस्लिम के तौर पे उस इलेक्टोरेट को पोलराइज करने में सफल होते हैं। हैदराबाद जो कोर एरिया है हैदराबाद में, उसमें 41% पॉपुलेशन मुसलमानों की है। तो एक तरह से देयर टारगेट इज द 60% हिंदू पॉपुलेशन। और यही हमने देखा है कि जिस तरह के जो रुझान आए हैं, जिस तरह के नतीजे अब तक आए हैं ये जीएचएमसी इलेक्शंस में, भाजपा ने टीआरएस को हर्ट किया है। टीआरएस का जो वोट शेयर है वो कम हुआ है, टीआरएस की जो सीटें हैं वो सारे भाजपा को शिफ्ट हुई हैं। एमआईएम के देखें, एमआईएम ने लास्ट टाइम 44 सीट्स जीती थी, इस बार भी वो टैली मोरलेस उतनी ही होगी। तो एमआईएम को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सीटें टीआरएस की कम हुई है। तो इस तरह की रणनीति है और ये एक तरह से सेमीफाइनल है। 2 साल पहले दिसंबर 2018 में टीआरएस जीती थी तेलंगाना के विधानसभा के चुनाव, तो एक तरह से इसको मिड टर्म मिनी इलेक्शन माना जा सकता है। तो इसके चलते अभी अगले 3 साल में भाजपा अपने आप को और शक्तिशाली बनाने की कोशिश करेगी तेलंगाना में। सर, हमने हैदराबाद के चुनाव के संदर्भ में इस पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश की है। मैं चाहता हूं कि हम दर्शकों को ये भी बताएं
कि हैदराबाद का सिग्निफिकेंस तेलंगाना में कितना बड़ा है, हम इसे नगर पालिका का ही चुनाव कहें, या फिर ये या इसकी तुलना मुंबई और महाराष्ट्र से हो सकती है। वहाँ कहा जाता है कि आप या तो मुंबई, बृहन मुंबई, बीएमसी पे आपको या आप अपना रूल रखिए, या तो आप स्टेट पे रखिए, दोनों आपको उतने ही गेंद देंगे। किसी पार्टी के लिए एक लॉन्च पैड की तरह वो बराबर का गेंद देता है। तो हैदराबाद की क्या स्थिति है तेलंगाना में, कितना अहम है किसी एक पार्टी के लिए हैदराबाद को जीत जाना? अगर आप दिल्ली के प्रिज्म से देखें तो आपको ये नगर पालिका का चुनाव ही नजर आएगा, लेकिन अगर आप तेलंगाना में देखें, तेलंगाना के 119 विधानसभा क्षेत्र हैं, उसमें से 24 हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद एरिया में है। तेलंगाना के 17 जो सांसद चुने जाए उसमें से 4 ग्रेटर हैदराबाद के हैं। सो इन तरह से अगर आप इन आंकड़ों को देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हैदराबाद हैज अ वेरी सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल प्रेजेंस इन द पॉलिटिक्स ऑफ तेलंगाना। दूसरी बात, हैदराबाद ऑल्सो इज द इकोनॉमिक इंजन। पूरी जो इकोनॉमी है तेलंगाना की वो हैदराबाद पे चलती है। टैक्सेस कलेक्ट होते हैं हैदराबाद में, उसी से डेवलपमेंट होता है कि एक खम्मम में डेवलपमेंट हो या महबूब नगर में हो या आदिलाबाद में डेवलपमेंट करना हो, तो उसका जो धन आता है वो लार्जली हैदराबाद से आता है। तो हैदराबाद को एक तरह से कंट्रोल करना, इट्स नॉट जस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पॉलिटिक्स, ऑल्सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ साइकोलॉजिकल एडवांटेज देता है कि कौन हैदराबाद को कंट्रोल करता है। 2016 से पहले जितने भी चुनाव जीएचएमसी में हुए वहां पर टीआरएस कभी भी नहीं जीती। वो पहली बारी था 2016 में जब जीएचएमसी में टीआरएस ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया, 99 सीटें जीती 150 में से। अब भाजपा का प्रयास यह है कि किसी तरह से जीएचएमसी में उनको चैलेंज किया जाए। भाजपा का यह प्रयास नहीं था कि हमको हैदराबाद का मेयर बनना है। उनको मालूम था कि 4 से 75 या 80 के तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अगर 4 से 40 या 35 या 40 तक भी भाजपा पहुंच जाए तो इससे ये एक तरह से मैसेज ये जाएगा कि अब हम टीआरएस को चैलेंज कर पाते हैं, और ये तेलंगाना की पॉलिटिक्स, तेलंगाना की राजनीति के तहत काफी अहम मैसेजिंग होगा। टीएस सुधीर साहब, मेरा अगला सवाल ये है कि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जब उनको पावर कैप्चर करते हुए, उसका क्लेमेंट बनते हुए देखते हैं तो पाते हैं कि 2-3 चीज़ों पर उनका बहुत फोकस होता है। एक, नेता, वो फेसेस कौन से होंगे जो मोबिलाइज करेंगे, जो वोट कैचर होंगे, पोस्टर बॉय होंगे या गर्ल होंगे। दूसरा होता है नारा कि किस नैरेटिव के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, और तीसरा नियत के लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के लेवल पे। इन तीनों पैरामीटर्स पर बीजेपी की तैयारियां आप कहां देखते हैं? हु आर द प्रोबेबल फेसेस? क्योंकि यहां से भूपेंद्र यादव को इंचार्ज बना के भेजा जाए या योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा या अमित शाह जाएं, वो तो इलेक्शन के दौरान होगा, पर वहां पे फ्रंटमैन कौन से हैं प्रोबेबल फ्यूचर के लिहाज से? ये बात जरूर है कि यहाँ पर इतने हैवी वेट काइंड ऑफ फेसेस नहीं है जहां तक भाजपा का सवाल है तेलंगाना में। लेकिन जो तेलंगाना में भाजपा का जो सफर मैंने पिछले 25-26 सालों से देखा है, पहले बंडारू दत्तात्रेय, विद्यासागर राव जैसे फेसेस है जिनको कि एक तरह से माइल्ड फेसेस माना जा सकता है, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से जब से लोकसभा के चुनाव हुए हैं तब से हमने देखा है कि नए चेहरे उभर कर आए हैं, और या काफी यंग फेसेस हैं, जैसे धर्मपुरी अरविंद हो जिन्होंने केसीआर की बेटी कविता को हराया निजामाबाद में, या 2019 में संजय बंडी जो कि अभी तेलंगाना बीजेपी के, भाजपा के अध्यक्ष हैं, वे करीमनगर से सांसद चुने गए थे। तो एक तरह से ये एक एग्रेसिव बीजेपी है, एक युवा बीजेपी है, और ये एक तरह से इट पंचेस अबव इट्स वेट। ये केसीआर को इट चैलेंज करती है, तो एक तरह से एक मोर एग्रेसिव फेस हमको पहली बार तेलंगाना भाजपा में देखा गया है। और अगले 3 साल में मैं ये मानूंगा कि ये नेता एक तरह से दे विल हिट द रोड और केसीआर और टीआरएस को चैलेंज करेंगे। वेदर दे आर चीफ मिनिस्टर मटेरियल ये नहीं कहा जा सकता, बिकॉज जब 2019 में 4 सीटें भाजपा ने जीती थी और किशन रेड्डी को अमित शाह का जूनियर मिनिस्टर बनाया गया था केंद्र में, तो एक तरह से माना गया था कि किशन रेड्डी भाजपा के फेस रहेंगे। जहां तक तेलंगाना का सवाल है, वो रवैया अभी भी हो सकता है, लेकिन ये नए चेहरे हैं जो कि तेलंगाना में उभर कर आए हैं। दूसरी बात आपने की, दूसरा सवाल क्या था आपका? तीसरा था नियत का, दूसरा क्या था? नैरेटिव एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। या नैरेटिव, एक अहम बात मैं बताता हूं। अभी जो पिछले पूरे चुनाव में हिंदू मुस्लिम, मोहम्मद अली जिन्ना, भाग्यनगर, हैदराबाद, उसकी बात की। मैं एक काफी वरिष्ठ नेता से बात कर रहा था भाजपा के अभी 1 घंटा पहले, और मैंने पूछा कि क्या उस नैरेटिव से कोई लाभ पहुंचा है, और उनका मानना था कि किसी तरह का टैंजिबल बेनिफिट नहीं मिला है। ओल्ड सिटी में भाजपा हैज नॉट बीन एबल टू मेक इनरोड्स, एमआईएम अभी भी अपने गढ़ को संभाल पाई है, और न्यूअर हैदराबाद में भी उस तरह का टैंजिबल बेनिफिट नहीं आया, क्योंकि जब उन्होंने हैदराबाद को भाग्यनगर
बनाने की बात की, तो एक तरह से एक तरह का मजाक बन गया कि क्या अब हम हैदराबाद बिरयानी को भाग्यनगर बिरयानी बुलाएंगे, क्या सनराइजर्स हैदराबाद का नाम बदलकर सनराइजर्स भाग्यनगर रखा जाएगा। तो एक तरह से मजाक बन गया, और जो एजुकेटेड मिडिल क्लास था, they did not particularly like this kind of a talk about name change. They would like to talk about changing the face of the roads, कि स्ट्रीट लाइटिंग बेहतर हो, पॉट होल्स ना हो, गड्ढे ना हो, सैनिटेशन बेहतर हो, तो उस तरह की चेंज की बात होनी चाहिए थी। तो भाजपा को भी थोड़ा नैरेटिव के किस्म में थोड़ा सा बदलाव करने की जरूरत होगी, जहां तक तेलंगाना का सवाल है। तीसरी बात यह भी है कि क्या हैदराबाद मीन्स तेलंगाना, हैदराबाद इज ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन क्या भाजपा के पास रूरल तेलंगाना में उस तरह के नेता हैं या नहीं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि पिछले 6 साल में हमने देखा जितना भी पॉलिटिकल मूवमेंट रहा, वह तेलुगु देशम और कांग्रेस की तरफ से टीआरएस को गया। काफी सारे काडर, काफी सारे नेता, काफी सारे विधायक टीडीपी और कांग्रेस को छोड़ के टीआरएस की तरफ गए। अब चूंकि भाजपा अपने आप को एक तरह से ऑल्टरनेटिव बना के प्रोजेक्ट कर रही है, मेरा मानना यह है कि अगले 3 साल में काफी सारा काडर, स्पेशली इन रूरल तेलंगाना, भाजपा की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट होगा, और इससे भाजपा को मदद मिलेगी थोड़ा सा अपने आप को स्थापित करने में ग्रामीण इलाकों में तेलंगाना के। आखिरी सवाल सर हमारा आपसे तेलंगाना की पॉलिटिक्स को लेकर यही है कि राजनीति में अभी माहौल ये चल रहा है कि किसी का फायदा किसी का नुकसान। तो जिस रास्ते पर आप बता रहे हैं, अगर बीजेपी बढ़ती है और वो सचमुच में गेन्स करते हैं हैदराबाद सिटी में और रूरल तेलंगाना में, तो टीआरएस के पास इसका क्या जवाब है? एक सीजन पॉलिटिशियन है केसीआर, लेकिन उनकी राजनीति कितना डील कर पाएगी इस नई बीजेपी से? इसी में मेरा एक सप्लीमेंट्री सवाल ये भी है कि ये जो बीजेपी का पूरा नैरेटिव है जिसमें वो टैगिंग कर रहे हैं टीआरएस और एमआईएम की, तो वो हैदराबाद के बाहर भी उनके पॉलिटिकल नैरेटिव में फिट बैठेगा, या ये सिर्फ एक टेम्परेरी टैक्टिक है जो उस रीजन के लिए है? मैं आपके सवाल पर पहले आता हूं सौरभ। केसीआर, अगर आप हिंदू होने की बात करें तो केसीआर प्रॉब्ली इज अ बिगर हिंदू, मोर रिचुअलिस्टिक हिंदू देन एनी बीजेपी लीडर। भाजपा के कोई नेता ऐसा होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा जो कि इतनी सारे पूजाएं यज्ञ वगैरह करता होगा जितने केसीआर करते हैं। तो उनके हिंदुइज्म पे अगर डिबेट होता तो केसीआर इज वे अबव एनी ऑफ द बीजेपी लीडर्स। इसीलिए उन्होंने ये स्ट्रैटेजी अपनाई कि उनको ओवैसी के साथ हाइफनेट कर दिया, केसीआर हाइफन ओवैसी, और उनको कहा गया कि ये मुस्लिम अपीसमेंट करते हैं। तो ये रणनीति रही जहां तक भाजपा का सवाल है। लेकिन क्या ये ग्रामीण इलाकों में सफल होगा, ये कहा नहीं जा सकता। वहां पर दूसरा नैरेटिव लाना पड़ेगा कि ये मुख्यमंत्री ऐसे हैं कि इनएक्सेसिबल है, फार्म हाउस में ज्यादा रहते हैं, सेक्रेटेरिएट तो पूरी तरह से, सचिवालय को पूरी तरह से डेमोलिश कर दिया, दफ्तर कभी नहीं जाते, घर से ही वर्क फ्रॉम होम करते हैं। तो उस तरह का नैरेटिव उनको ज्यादा डेवलप करना पड़ेगा ग्रामीण इलाकों में। जहां तक द लार्जर क्वेश्चन अबाउट व्हाट केसीआर कैन डू नाउ इज दैट, इन्हीं सब बातों पर उनको गौर करना पड़ेगा। ये एक तरह से वेकअप कॉल है टीआरएस लीडरशिप, और टीआरएस लीडरशिप से मेरा वार के लिए, केसीआर के लिए, उनके बेटे केटी रामाराव के लिए जो कि वर्किंग प्रेसिडेंट है, उनकी बेटी जो कि अभी एमएलसी है, उनके जो भांजे हैं हरीश राव जो कि वित्त मंत्री हैं, जो एक और दूसरे रिश्तेदार हैं जो कि राज्यसभा के एमपी हैं, उन सभी को अभी एक तरह से सोचना पड़ेगा कि किस तरह का मैसेजिंग करें। क्योंकि अगर पूरा जो कंट्रोल है, पूरी जो सत्ता है परिवार के अंदर ही रखी जाए, जिस तरह का परसेप्शन भाजपा उस बात पे फोकस करेगी, तो इससे नेगेटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं, स्पेशली बाय द टाइम 2023, जब तक डबल एंटी इनकम्बेंसी हो जाएगा 10 साल के पावर के बाद, 9 साल के पावर के बाद। तो इस बात को करेक्ट करना पड़ेगा केसीआर को। एक आखिरी बात और, 2019 लोकसभा चुनावों के दौरान केसीआर ने यह कोशिश की कि किसी तरह का फेडरल फ्रंट बनाया जाए। वे चेन्नई में जाके एमके स्टालिन से मिले, बंगाल में ममता बनर्जी से मिले, पिनराई विजयन से मिले, केरला में जगनमोहन रेड्डी से, आंध्रा में। सो एक तरह से कोशिश की कि फेडरल फ्रंट एज एन ऑल्टरनेटिव टू नरेंद्र मोदी। और टीआरएस के कई सारे नेताओं का ये मानना है कि केसीआर की वे अच्छी हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी बोलते हैं, so he can be an alternative, a national alternative to नरेंद्र मोदी। अभी जिस तरह का जो जीएचएमसी इलेक्शन हुआ है, उससे केसीआर को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि उनको अपने घर में तेलंगाना में भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्या कि ताकि 2023 तक भाजपा उनको अपने होम टर्फ पे चैलेंज ना कर पाए। So to that limited extent, the BJP has been successful in kind of ensuring that KCR has to remain at home, look after his home end also. All right. थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी सटीक जानकारी दी, विश्लेषण किया। आगे भी हम जब आंध्रा और तेलंगाना के विषयों पर अटकेंगे तो आपके पास आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नेता नगरी में आने के लिए। थैंक यू सो मच।
थैंक यू। देखिए, मैं जितना बीजेपी की पॉलिटिक्स को ऑब्जर्व करता हूँ, वो बहुत 15 साल 20 साल, मतलब असम की तैयारी ऐसा नहीं है कि पिछले चुनाव में शुरू हो गई थी, वो 90s से चल रही थी। संघ पहुँचता है, अनुषांगिक संगठनों का जो काम है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, कार्डर बिल्डिंग होती है, फिर कुछ इमोटिव इश्यूज़ पकड़े जाते हैं, इमोशनल इश्यूज़, और उसके बेस पे एक मोमेंटम बिल्ड, तो मोमेंटम रुके, फिर मोमेंटम ऐसे करके। और बीजेपी के लिए निखिल ये बड़ा ज़रूरी है कि देखिए, नॉर्थ में वो अपने पीक पर हैं, जी हाँ। है ना। राजस्थान में सारी सीटें जीते, एमपी में सिर्फ एक आपकी छिंदवाड़ा हारे, छत्तीसगढ़ में 2-3 हारे, है ना, और दिल्ली में 7 जीते, यूपी में सपा उसपा के साथ आने के बावजूद एक बहुत ज़्यादा डेंट नहीं हुआ, गुजरात में भी, बिहार में भी, बिहार में 40 में 39 जीते। तो जब यहाँ पे डाउन आएगा तो उसकी भरपाई कहाँ से करेंगे? जैसे यूपी में कुछ डाउन आया तो भरपाई बंगाल से की, पश्चिम बंगाल से की। तो बीजेपी को हमेशा लग रहा है कि जो नई नई टर्फ है उसको तैयार करते रहें। ऐसा होता है ना कि ओपनर नहीं चले तो मिडिल ऑर्डर चल जाए, मिडिल ऑर्डर नहीं चले तो टेलेंडर चल जाए, कोई नहीं चले तो लो टोटल को डिफेंड कर लें, बॉलर चल जाए। तो उसके हिसाब से वो विस्तार है। और कई लोगों ने ये सवाल उठाया कि बताइए, नगर पालिका के चुनाव में बड़े बड़े लीडर क्यों? आप जब पॉलिटिक्स करते हो तो आपका एग्रेशन, वो इनकी स्टाइल है कि हम सब जगह पे दफ्तर बनाएंगे, हम किसी भी चुनाव को, हम किसी को वॉक ओवर नहीं देंगे। कौन दिलचस्पी रखता था अमेठी के चुनाव में? लेकिन राहुल गांधी हार गए अमेठी से। हाँ, 2 बार में, लेकिन हारे। हाँ, 2 बार, क्योंकि वो लगे रहे। तो उन्होंने ये, पहले क्या होता था, एक पॉलिटिकल मैनेजमेंट होता था, बड़ा घोषित सा सत्य है कि योगी आदित्यनाथ लड़ रहे हैं गोरखपुर से और चुनाव मुश्किल हो रहा है हरिशंकर तिवारी के बेटे के खिलाफ, तो मनोज तिवारी उतर गए सपा से, इस तरह। यहाँ पे राजनाथ सिंह लड़ रहे हैं तो अमर सिंह से मैं, कोई इस तरीके की बातें चलती हैं पॉलिटिक्स में कि उन्होंने उनसे कह दिया तो ऐसा कैंडिडेट आ गया, वैसा आ गया। कई नेता कांग्रेस के, सपा के, भाजपा के अंदर खानी ये चीज़ें बताते हैं, लेकिन इस वाले रिजीम और इस वाले दौर में उस तरीके का वॉक ओवर या जो लेंसी, वो तब दिखती है जब आपको फ्लोर मैनेज करना हो। राज्यसभा में आपको चाहिए तो कभी नवीन पटनायक, कभी केसीआर के प्रति आप सॉफ्ट जाते हैं, और उनको भी उतना बेसिक रखना पड़ता है क्योंकि सेंटर और स्टेट उनको डील करना असल पड़ता में है। नहीं दिख सकते हैं। लेकिन ये एक बड़ा गेन है मैसेजिंग के लिहाज से भी। हाँ, और केसीआर अभी सोच रहे होंगे कि उन्हें आगे क्या, क्योंकि केसीआर नॉन कन्फ्रंटेशनल रहे हैं सेंटर के साथ, नवीन पटनायक मॉडल कि उन्होंने कभी उन्होंने सेंटर को दुश्मन कहा नहीं, और उन्होंने इस जैसे बाकी मुख्यमंत्रियों की काफ़ी शिकायतें होती है, कैप्टन हैं अरविंद केजरीवाल एक टाइम बहुत खूब शिकायत करते थे, ममता बनर्जी, इनका सबका साथ सबका विकास वहां काम कर रहा था। अब एक चीज और भी है कि जो केसीआर के राजनीतिक उत्तराधिकारी, उनके बेटे केटीआर, जिनके पास सारे महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो हैं, और लोग कहते हैं एक तरह से वही सरकार चलाते हैं, सुपर सीएम कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। तो ये केटीआर के लिए भी एक मुश्किल है, क्योंकि केसीआर का तो ये 5 साल 10 साल और, पर केटीआर को उस लेगेसी को आगे बढ़ाना है, क्लेम करना है, तो वो चीज़ है।